हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए क्वेश्चंस बेहद ज़रूरी हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे इस वीडियो में। आई एम श्योर आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। चाहे आपातकाल लगा हो, लेकिन वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो उस टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकते। ऑप्शन ए राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वलिटी या फिर ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जो कि आर्टिकल 20 एंड 21 के अंतर्गत आता है। ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जो इमरजेंसी के प्रोविज़न है वो पार्ट 18 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी होती है वो नेशनल इमरजेंसी होती है। ये प्रेसिडेंट तब लगाता है जब उसे ऐसे लगता है कि इंडिया में थ्रेट आई है, कोई वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी थ्रेट आई है, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 352 का यूज करता है। एंड इसको 1 महीने के अंतर्गत स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव करवाया जाता है पार्लियामेंट में। अगर फिर से इसे लगाना हो कि 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने के बाद इसको अप्रूव किया जाता है फिर से। अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाई जा सकती है ये। इसके दौरान सारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 358 एंड 359 के अंतर्गत सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सपेक्ट आर्टिकल 20 एंड 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी के अलावा सारे फंडामेंटल राइट इसमें सस्पेंड हो जाते हैं। अगर बात करें आर्टिकल 356 की, तो ये स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। ये प्रेसिडेंट तब लगाता है जब उसको वो सेटिस्फाई हो जाता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनली रूल नहीं हो रहा है। ये बात उसको या तो गवर्नर बताता है या फिर कोई और बता देता है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है जी, कॉन्स्टिट्यूशन रूल के हिसाब से नहीं चल रहा है स्टेट, तो उस दौरान जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लगाता है। एंड इसके अलावा ये जैसे हमने देखा था आर्टिकल जो 352 है, इसमें 1 महीने के अंतर्गत अप्रूवल लिया जा सकता है पार्लियामेंट से, लेकिन इसमें 2 महीने का टाइम होता है एंड सिंपल मेजोरिटी इसमें लगती है अप्रूवल के लिए। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी होती है इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की, लेकिन स्टेट इमरजेंसी में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट इसे खुद से हटा सकता है यदि उसको हटाने का मन करे, लेकिन आर्टिकल 352 में प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट दोनों ही इसको हटाते हैं साथ मिलकर, अकेले अकेले नहीं। आर्टिकल 360 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है कि कोई फाइनेंशियल थ्रेट इंडिया में आई है। आर्टिकल 352 अब तक 3 टाइम लगाया गया है। एक तो 1962 के टाइम पे जब भारत और चाइना का युद्ध हो रहा था, एंड 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, एंड 1975 में जब आंतरिक शक्ति शांति जो है वो भंग हो गई थी 1975 में। आर्टिकल 356 तो कई बार लगाया जा चुका है, एंड आर्टिकल 360 एक भी बार नहीं लगाया है। इसी के साथ आर्टिकल 20 एंड 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 है कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन एंड ऑफेंस। किसी भी गुनहगार को उसके निर्धारित पनिशमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति है, एक क्राइम के लिए उसे एक बार ही सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक बार उसे जैसे 25 साल की सज़ा हो गई दोबारा 25 साल की सज़ा देने लग जाए, नहीं, उसे एक क्राइम के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। और इसका दूसरा जो प्रोविज़न है वो ये कहता है कि आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती कबूल करा लेंगे कि आपने गुनाह किया है, आपने गुनाह किया है, यदि आपने गुनाह किया ही नहीं तो आप कैसे कबूल करोगे। चाहे आपने चाहे आपने मीडिया के सामने बोल दिया है, पुलिस के सामने कबूल कर लिया, पुलिस तो डंडे मार मार कर कबूल करवा लेती है, लेकिन फिर भी कोर्ट आपसे प्यार से पूछता है, कैसे भी पूछता है कि आपने गुनाह किया है। जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोल देते तब तक आपको अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 21 जो होता है ये है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, ये राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। इसका मतलब हर उस चीज़ से है जिससे इंसान की ज़िंदगी जीने लायक बनती है। किसी को अपनी ज़िंदगी सम्मानपूर्वक या डिग्निटी से जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो आर्टिकल 21 में आती हैं। जैसे राइट टू शेल्टर है, राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। एंड जो आर्टिकल 21 होता है, सिटीजन है या फिर नॉन सिटीजन है, सबको अवेलेबल होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ और आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल 19 जो 1 है वो राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन है कि आप कुछ भी चाहें, जो आपका मन करे वो आप एक्सप्रेस करें, बोलें, आपको पूरा अधिकार है। आर्टिकल 25 कहता है रिलीजन से रिलेटेड है ये, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन टू ऑल सिटीजन, कि आपका जो मन करे वो आप रिलीजन धर्म अपनाओ, आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। जो आपका धर्म है वो आप अपनाओ।
आर्टिकल 14 देख लेते हैं। इसका मतलब है चाहे लोग एक दूसरे से कितने भी अलग हैं फिर भी सबको बराबरी का न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। किसी को भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं मिलने चाहिए। इसमें 2 आता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें यदि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोर्ट का जो केस है उसके लिए आपको 4 लाख रुपए चाहिए, तो चाहे अब आपके पास पैसे हैं या फिर आप गरीब बैकग्राउंड से हैं लेकिन आपको 4 लाख ही भरने पड़ेंगे, तो नेगेटिव हो गया ना कि इक्वल प्रोटेक्शन तो नहीं हो रहा है, सब एक जैसे समान नहीं है लेकिन लॉ समान है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में जो जैसा है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। जैसे अगर गरीब है तो उसको उसी के समान अधिकार मिलेंगे, और जो जैसे अमीर है तो उसको उसी तरीके से अधिकार मिलेंगे। आर्टिकल 15 में कहता है कि स्टेट जो भी कदम उठाता है, जैसे रोड बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए पब्लिक, उसमें ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ये भेदभाव नहीं करेगा कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं, पर्टिकुलर रेस से हैं, पर्टिकुलर आपका कोई भी सेक्स है, जैसे महिला हैं पुरुष हैं, तो उसी तरीके से जो स्टेट है वो अपना भेदभाव नहीं करेगा। 17 अनटचेबिलिटी से है कि छुआछूत को ख़त्म करना है, कि ऐसा नहीं कि छुआछूत आज भी चल रही है, लोग आज भी इसको अपना रहे हैं, इसको ख़त्म करना है। चलिए थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये सब कुछ। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज चेयर्ड बाय। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा की। तो देखो जो बुलाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, और जो चेयर किया जाता है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा चेयर किया जाता है। ओके, तो कोई भी जैसे स्पेशल कुछ भी स्पेसिफिक पर्पज़ हो कि बातें बन नहीं रही हैं, तो बातें बनाने के लिए जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है, जॉइंट सेशन होता है, तो उस दौरान बात करी जाती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पार्ट 4 से रिलेटेड है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आर्टिकल 32 बिलोंग करता है। इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा जो आर्टिकल 32 है इसके अंतर्गत पूरा अधिकार मिलता है किसी इंडिविजुअल को कोर्ट के पास जाने का यदि उनका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है। इसके अंतर्गत 5 तरह की रिट आती हैं, हैवियस कॉर्पस, क्वे वारंटो, मैंडेमस, सर्टेरियन, प्रोविजन। ये सब 5 हम एक्सप्लेन करूंगी मैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हैवियस कॉर्पस देख लेते हैं। हैवियस कॉर्पस में या तो वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है, फंडामेंटल राइट उसका वियोलेट हुआ है, या फिर कोई उसका रिलेटिव हो, कोई उसके पक्ष में हो जो कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो जाता है कि इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, हमें अब बात ले जाने का पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। दूसरा आता है मैंडेमस। दूसरे नंबर पे मैंडेमस आता है कि किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ये यदि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी यदि अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और उस वजह से आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई इस पब्लिक अथॉरिटी की वजह से हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो वियोलेट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए कितने सारे लाइसेंस लगते हैं। यदि आप पब्लिक ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं लेकिन वो आपको ऐसे ही कुछ रिश्वत मांग रहे हैं या फिर ऐसे ही डुला रहे हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बता सकते हैं मैंडेमस के थ्रू कि हमारी जो है इन पब्लिक अथॉरिटी की वजह से फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है। ओके, तो ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ आप जा सकते हैं, प्राइवेट के खिलाफ नहीं। ऐसा नहीं है कि यदि किसी पड़ोसी ने आपको घर में बंद कर दिया और आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो कोई भी संबंध है उसको मना करना कि ये भैया तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं है, ये जो भी जैसे कोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो उसको रोकने के लिए कि तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं है, ये जो केस है इसको तो मत करो, ठीक है, मना करना सीधा सीधा। फिर आता है सर्टेररी। सर्टेररी थोड़ा सा इससे एडवांस है प्रोहिबिशन से। इसमें क्या होता है, हायर कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आपका जो फैसला जो आपने लिया है वो सही है या नहीं है, या फिर ऐसे ले दिया है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के खिलाफ भी लिया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट इसमें नहीं आता है, इसमें सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी आती हैं। कोई वारंट जो होता है इसका मतलब होता है कोई इलीगल तरीके से कुछ हो जाए, जैसे कि इलीगल तरीके से आप किसी पब्लिक ऑफिस में जाके बैठ जाएं लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उसको कोई वारंटो कहते हैं। आई होप आपको 5 अच्छे से समझ आए हों। और भी देख लेते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 में यूनियन एंड टेरिटरी आता है आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है 5 से 11 आर्टिकल। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट 12 से 35। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51। मोशन ऑफ थैंक इज एड्रेस टू, किसको धन्यवाद प्रस्ताव संबोधित किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट को।
तो आर्टिकल 18(7) के अंतर्गत स्पेशल एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। कोई भी जनरल इलेक्शन के बाद या फिर नई लोकसभा का गठन होता है तो वो एक स्पीच बनाते हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो आने वाले समय की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जो हुआ है उसको वो संबोधित करते हैं। और भी मोशन देख लेते हैं, जैसे प्रिविलेज मोशन है। तो यदि किसी मिनिस्टर ने अपने प्रिविलेज का, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, ब्रीच किया है, तो उसके खिलाफ चलाया जा सकता है। सेंसर मोशन कोई भी स्पेसिफिक पॉलिसी या फिर एक्शन को रोकने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ चलाया जाता है। कॉल अटेंशन मोशन कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस में है, अर्जेंट है, तो उसको ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कॉल अटेंशन मोशन चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, कौन सा है ये? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। जिस चीज़ में कोर्ट जैसी चीज़ें चलाई जाएं कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है लेकिन वो कोर्ट नहीं है, तो उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं। कि मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फैसले सुनाए जा रहे हैं लेकिन वो कोर्ट नहीं है, तो क्या है वो क्वासी जुडिशियल है। तो प्रोसेस जो इम्पीचमेंट का होता है वो क्वासी जुडिशियल है। इसका मतलब ये है कि मेजोरिटी से पहले तो इसको पास कराना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन भी होती है, तो ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच स्टेट फर्स्ट अडोप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया इन 1959। तो 1959 में भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया? तो ये अपनाया था राजस्थान ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पार्ट 9 में पंचायत आती हैं जिसको 73rd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं जिसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन डिसाइड करता है, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं? तो ये पूरी जिम्मेदारी है स्पीकर ऑफ लोकसभा की। ऑप्शन सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या फिर फाइनेंशियल बिल है या फिर कौन सा तरीके का है। आर्टिकल 1110 के अंतर्गत मनी बिल आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 1110 के अंतर्गत। स्पीकर ऑफ लोकसभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 93 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखी? तो ये रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो उस टाइम पे इंटरिम प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव। इंपॉर्टेंट कमेटी देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। यूनियन पावर कमेटी थी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। स्टेट कमेटी भी इनके अंतर्गत थी। स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। एंड प्रोविंशियल यानी कि क्षेत्रवाद वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पावर टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है? तो ये देता है आर्टिकल 356। पिछली स्लाइड में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत यदि प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल नहीं हो रहा है स्टेट में, तो वो अपने अंतर्गत उसको ले सकता है। ओके। ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाई। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जितने संदेह विवाद होते हैं उनकी जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो आर्टिकल 71 ये डिस्कस करता है कि जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी डाउट होगा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंतर्गत, तो वो सब कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉल्ड द इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो ये किया था ऑप्शन ए जी ऑस्टिन ने। इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975? तो 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी 30 साल। ओके, 30 ईयर्स। तो और भी देख लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट। प्रेसिडेंट के लिए 35 होनी चाहिए,
वाइस प्रेसिडेंट आप बनना चाहते हैं 35 ईयर। चीफ जस्टिस के लिए कोई मिनिमम एज लिमिट नहीं है। लोकसभा के स्पीकर यदि आप बनना चाहते हैं 25 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 ईयर्स, स्टेट के गवर्नर के लिए 35 साल और चीफ मिनिस्टर के लिए 25 ईयर। मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत के लिए 21 साल होनी चाहिए। सब देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हैं जी ऑप्शन ए, पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है, हाउसेज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये सब आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नीड अ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जी चेंज इन फंडामेंटल राइट। तो दो तरह की मेजोरिटी होती है, सिंपल या फिर स्पेशल। सिंपल में क्या होता है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसमें सिंपल, लेकिन यदि चीज़ें बहुत विस्तार रूप में फ़र्क पड़ता है ना कि पूरे कंट्री के लेवल पे, तो वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी आ जाती है। जैसे चेंज इन फंडामेंटल राइट बहुत बेसिक है, सभी सिटीजन्स को अफेक्ट करेगा, तो इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे न्यू स्टेट बना दिया गया तो किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दे स्टेट में तो नहीं फ़र्क पड़ रहा है इतना, पूरा देश के लेवल पे प्रोसीजर पार्लियामेंट में लगाए हैं तो ये भी नहीं पड़ रहा, तो जिसमें पड़ता है ना उसमें ही स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल मेजोरिटी 50% मेंबर यदि प्रेजेंट हैं तो वोटिंग से हो जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है एक, जिसमें 50% टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी आती है जिसमें 2/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए 50% से ज़्यादा की। आर्टिकल 368 जो होता है वो पार्ट 20 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बताता है कि जो पावर है पार्लियामेंट की अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी कि 368 के अंतर्गत अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ टेकन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत ने न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? तो ये ली है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा जो प्रोविज़न है वो कौन सी कंट्री से लिया है। तो कुछ प्रोविज़न हमें दूसरी कंट्रीज़ के अच्छे लगे तो हमने वहाँ से वो अपनाए हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उस टाइम पे जो भी प्रोविज़न दूसरे देशों के अच्छे लगे तो वो हमने अपनाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटेन से ली है। यूएसए में 2 सिटीजनशिप है, स्टेट की अलग एंड सेंट्रल लेवल पे अलग, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि आप 2 सिटीजन लेके घूमो और 2 सिटीजनशिप लेके घूमो। इस सेंटर और स्टेट लेवल पे दोनों पे एक ही सिटीजनशिप आपकी है, और ये प्रोविज़न ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट, ये सब ब्रिटेन से लिया है, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कनाडा से लिया है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द स्टेट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आयरलैंड से लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा जो कि प्रेसिडेंट करता है, ये भी आयरलैंड से लिया है। एंड इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी। यूएसए से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब यूएसए से लिया है। इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आ सकता है कि कौन सा कहाँ से लिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, यानी कि इनका टाइम लिमिट कितना होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी, 6 सालों के लिए चुने जाते हैं। करंट में है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। आर्टिकल 148 के अंतर्गत कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है इंडिया का। तो उनका काम क्या होता है? जितने भी सब तरह के खर्चे होते हैं, चाहे वो स्टेट में हो या सेंटर में, उनको ध्यान रखने का, उनको लेखा जोखा करने का जो काम होता है वो सीएजी का होता है। सीएजी को इसीलिए बनाया जाता है, लोकसभा के द्वारा जितने भी मनी बिल्स पास किए जाते हैं उन सब का लेखा जोखा करने का, जो भी खर्च उनकी सरकार करती है उन सब का रिकॉर्ड ये रखते हैं सीएजी। तो फाइनेंशियल सिस्टम के गारंटियर हैं, ठीक है, गार्जियन है ये। इसके अलावा क्या होता है कि इसके बाद प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं सीएजी की, और जो भी जैसे पार्लियामेंट में यदि चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं किसी व्यक्ति को लेखा जोखा से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड, जो तो सीएजी जो होते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं पार्लियामेंट में कि किस तरीके से चीज़ें हैं। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से अमेंडमेंट ऐसा है, कौन सा संशोधन ऐसा है जिसको भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। 44th अमेंडमेंट जो था 1978 में, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इसने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से, लीगल राइट बना दिया गया। 74th की बात कर लेते हैं, तो ये 1992 में आया था, म्यूनिसिपलिटी को इसने ऐड किया था। ओके, अर्बन लोकल गवर्नमेंट को इसने इंट्रोडक्शन कराया था। एंड 42nd तो हमने देख ही लिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है कहाँ से? तो ये पिछली स्लाइड में देखा था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप। चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट इज अपॉइंटेड बाय द। तो किसके द्वारा? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये की जाती है ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो पोस्ट है वो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसके द्वारा काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। तो इसमें से एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो किसके द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंतर्गत। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्ट 1909? तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो इसका नाम है ऑप्शन ए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पर जो भी चीज़ें हुई थी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिकमेंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की? तो ये की थी ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने। स्वर्ण सिंह कमेटी के अंतर्गत फंडामेंटल राइट को इंक्लूजन करने की बात रिकमेंड हुई थी। राधा कृष्णन कमेटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड थी ये। बलवंत राय मेहता कमेटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से रिलेटेड थी। ये इकोनॉमी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन कौन सी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, उनमें से देखो ये सारी शक्तियाँ सुप्रीम कोर्ट की हैं। इनके पास ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिडिक्शन होता है कि खुद का ओरिजिनल है कि किसी और के पास नहीं है वो अधिकार, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस यही करते हैं। जुडिशियल रिव्यू भी इनके पास है। कितनी सारी चीज़ें हैं इनके पास। सेंट्रल स्टेट का झगड़ा हो जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट भूमिका निभाता है। इंटर स्टेट का झगड़ा हो जाता है तो भी सुप्रीम कोर्ट भूमिका निभाता है। फंडामेंटल राइट का आपका वियोलेट हो गया तो भी। इसके अलावा रिट जारी करता है। बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी याद रख लेना कहीं इसमें से आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो भी सुप्रीम कोर्ट का है, जो किसी और कोर्ट का नहीं है, वो आर्टिकल 131 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में, और इनमें से कौन कौन सी हैं? तो ये तीनों आती हैं। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी की, पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना। इंडिया की सॉवरेनिटी जो है, इंटीग्रिटी है, भाईचारा, एकता, उस सबको प्रोटेक्ट करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। फंडामेंटल राइट तो हम बहुत इन्जॉय कर लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी अपने कर्तव्य भी निभाने चाहिए। तो डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये भी सब इसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो पार्ट 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटी आती हैं, इसमें 11 ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये दिया गया है आर्टिकल 44। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके अलावा आर्टिकल 45 क्या कहता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं मेनली। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस के प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 39 कहता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो स्टेट को फॉलो करनी है, उसमें ये मेंशन है आर्टिकल 39 में कुछ ड्यूटीज़ और पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कौन सी है इसमें से?
नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, या फिर डी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ऑप्शन डी जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है वो है ऑप्शन डी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। बाकी सब नहीं है, लेकिन ऑप्शन डी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका आर्टिकल भी है, शायद आर्टिकल 338 है, आई एम नॉट श्योर, आर्टिकल 338 है इसका। तो अपने लास्ट पे आ गए। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो हमने स्लाइड्स में वैसे देख लिया है, लेकिन फिर भी आप बता दो। आर्टिकल 32, आर्टिकल 28, आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 21। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं इसी के साथ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।